अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुझ वुछान लाइव फोन इन प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन तो तुहज मेज़बान उज़मा शबीर तय सारनी वच वंज खैर मकदम करा। नाज़रीन उम्मीद है जी तुई सारी ऐसे सेहतो सलामत तो दुआ करा अल्लाह ताला थीन अस्त तय हमें सेहतो सलामत आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन इतकन जन चतस जी कि सेहत के निमन प्रोग्रामन मन विज़ि विज़ि मुख्तलिफ तकलीफन मुतलिकात बात करान तो तय ताम सु सलाह मशवर वातनावान इस जन हर रंग मोतबर आसान। नाज़रीन चूंकि वनकन चलान माह रमजान मुबारक रेत कहन दोहन मज ईद उल फितर त अत मौकस पे पज़ पन्ने सेहतुक पन्ने खेन चेनुक खास तौर पर ख्याल थवन तो अव मख अजुक मौजू सोरमुत डाइटरी हैबिट्स एंड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी सर्जिकल इंटरवेंशन तो सनिज गेस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर हेमंत कुमार यम डायरेक्टर ऑफ सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। नाज़रीन डॉक्टर साहबस सत कत बात करने ब्रो छसो बह गुजारिश करान जे अगर तुम वनकन कह सवाल यसान डॉक्टर साहबस नश जानन तुम हेकि वनकन सान फोन नंबरातन पे रब्त कर यम जन लगातार तुहदिस टीवी सेटस बोन स्क्रॉल गसान। वो इतनी गुजारिश कर ये तुम प्रोग्रामस में शिरकत करो प्रोग्रामस मज कॉल करो पन्ने टीवी सेटुक वॉल्यूम थो कम तो सवाल पिजो मुख्तसर अल्फाजन मज अजकिस मौजूस पे वलिव नाज़रीन इस्तकबाल करो डॉक्टर साहबस। आदाब डॉक्टर साहब। Good evening. Thank you for the invitation. Thank you very much for the welcoming me here. It's a privilege to be here and to be part of the Kashmiri people. यहाँ आने के लिए thank you so much. Thank you so much सर। सर चूंकि हमने आज का प्रोग्राम जो है वो हमारा डाइटरी हैबिट्स और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी सर्जरी के रिलेटेड है, तो शुरुआत में आपसे यही जानना चाहेंगे क्या कुछ ऐसी डाइटरी हैबिट्स हैं जिनकी वजह से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज होते हैं? सारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज हैं स्पेशली जो आपकी स्टमक और इंटेस्टाइन से रिलेटेड हैं वो हमेशा फूड हैबिट्स और पर्सनल हैबिट्स से इंटरलिंक्ड है जी। सो हमें वी हैव टू एंश्योर कि हम लोग अपना जो डाइटरी हैबिट्स है वो एज क्लोज टू जितना आइडियल सिस्टम हो उस आइडियल सिस्टम के आसपास ही रखें। बिल्कुल हर चीज परफेक्शन चला नहीं जाता। सो इन दैट वे अराउंड कि जो जितना आइडियल सिस्टम हो उसके आसपास रखें तो बहुत ही सही रहेगा। यस, एज क्लोज एज पॉसिबल। जैसे कि हम खाना ब्रेकफास्ट लेते हैं या कुछ दिन में खाते हैं, डिनर लेते हैं, तो इसमें हमें इंश्योर करना होगा कि सही टाइप ऑफ फूड और सही मात्रा में हमें लेना है ताकि हमें कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीजेस ना हो। बट ऑफ कोर्स ऐसा कभी होता नहीं है कि कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हर वक्त एक आदमी एक ही टाइप का खाना और एक ही टाइप का पीना होता नहीं है। सो कभी कभी बाहर से खाना हो जाता है, कभी कभी घर में ही अलग पकवान बन जाता है, तो इसी वजह से हमारी सिस्टम भी अकॉर्डिंगली उसकी रिएक्ट करती है। जी डॉक्टर साहब आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे क्या कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज जो है वो जो आमतौर पर देखे जाते हैं? सो राइट फ्रॉम द स्टार्ट बेसिक जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यूज होते हैं सबसे कॉमनेस्ट है एक्यूट गैस्ट्राइटिस, जो गैस की प्रॉब्लम है ये सबसे कॉमन होता है, स्पेशली फूड और फूड प्रोडक्ट्स रिलेटेड। इसके अलावा कोई कभी कभी ब्लोटिंग, बेल्चिंग सेंसेशन, वॉमिटिंग, रिफ्लक्स इश्यूज, इंडाइजेशन, लूज मोशंस, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे इश्यूज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज सबसे कॉमन देखी जाती है जी। डॉक्टर साहब चूंकि मैंने आगाज में ही बोला कि ईद उल फितर जो है वो आने वाली है और अक्सर हम देखते हैं लोग क्या करते हैं, लोग ओवर ईट करते हैं, तो ये जो ओवर ईटिंग है इसका क्या असर रहता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे? डेफिनेटली गुड क्वेश्चन, क्योंकि देखिए जनरली रमजान का जो महीना होता है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, आपका एंटायर जो कंसेप्ट है अपनी बॉडी, अपने खाने पे जो तरीका है जो आपके है उसमें कंट्रोल करने का होता है। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी क्या आ जाता है कि हम थोड़ा बहक जाते हैं इसी में, और जो हमारी प्रोविजंस या जो हमारी अवेलेबिलिटी है इसी वजह से हम इसको ठीक तरीके से कर नहीं पाते हैं और ओवर इंडल्जेंस हो जाता है। जैसे रमजान के महीने में दो मेन टाइप की फूड होते हैं, एक तो सुहूर और एक तो इफ्तार। और जनरली ये क्या होता है कि पूरा दिन फास्टिंग रख के एक आदमी बहुत ज़्यादा खाने की कोशिश करता है, क्योंकि प्यासा और भूखा तो होता ही है, तो एकदम ज़्यादा से इंडल्ज करने की वजह से कई सारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं। जी डॉक्टर साहब अगर हम बात करेंगे बेकरी आइटम्स की, जैसे हम स्वीट्स की बात करेंगे, पेस्ट्रीज की बात करेंगे, तो ईद के दिन लोग जो है वो कंज्यूम करते हैं इसको, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ओवरऑल हेल्थ पे? जो देखिए जनरली बेकरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिफाइंड शुगर यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड शुगरी फूड्स ज़्यादा होते हैं।
इनका डायरेक्टली बॉडी सिस्टम को ज़्यादा बेनिफिट है नहीं, इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी इसमें नुकसान ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है, हम लोग जब भी फास्टिंग की बात करते हैं और फास्टिंग से होके आप कोई प्रोडक्ट खाने के लिए लेते हो तो प्रेफरेबली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बेहतर रहता है rather than सिंपल शुगर जो हमें बेकरी आइटम्स में मिलनी चाहिए। इवन अगर हम बेकरी आइटम्स में ही प्रेफर करना चाहेंगे तो उसमें भी जो कार्बोहाइड्रेट्स है जिनका न्यूट्रिशनल वैल्यू या कैलोरीफिक वैल्यू जो बोलते हैं हम वो ऑन द हायर साइड रहे तो कॉम्प्लेक्स रहे तो वो बेहतर माना जाएगा। जी डॉक्टर साहब, आपके साथ हमारा डिस्कशन जारी रहेगा। प्रोग्राम में हमारे साथ फर्स्ट कॉलर जुड़ के आए, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, पन्ना वनी बेकट पेट छो। वालेकुम अस्सलाम, पन्ना वनी बेकट पेट छो। जी टीवी सेट वॉल्यूम करियो ते काम पहान। हेलो जी, फोन जरी करियो ते एसिड का। ये सर न्यारू दवा ना जी, न्यारू दवा यो वो दसम काम पाना था। ये दवा दिया है कारण गलत कर दिया दो ये चलिए इस कंटिन्यू हुई दवा तो और 12 को वहीं तो डॉक्टर जबरदस्त हुई अगर मैं मुझे जरूरत है इसका तो जरूरी जी इशू क्या छुदाई जी, इशू क्या छुदाई, क्या दलील छुदाई? हाँ बोला और जी जी इसे बोजान डॉक्टर जबरदस्त वहीं तो ये न्यारू तो सुना है जी तो आपको मतलब जो न्यारू दवा सामान सुना ये घंटा जी क्या कंटिन्यू साउंड चालू जन इस दवा किया है कारण यार जी शुक्रिया कॉल। जी जी शुक्रिया कॉल करने खातिर। डॉक्टर साहब, इनका सवाल है कि जो एसिडिटी इनको होती है उसके लिए अगर दवाई खा रहे पेंटॉप खा रहे तो उनको कंटिन्यू खानी पड़ेगी क्या? देखिए, जो एसिडिटी का जनरल सिम्टम्स है जैसे आपको पेट में जलन होती है, रिफ्लक्स होती है, ब्लोटिंग सेंसेशन होती है, तो ये सब किसी कारणवश होती है। जैसे मान के चलिएगा अंदर कोई गैस्ट्राइटिस के फीचर्स हैं जहाँ पे प्यूर इन्फ्लेमेशन है स्टोमक के लाइनिंग पे, या कोई अल्सर की वजह से होता है या किसी बीमारी की वजह से होता है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हुआ कैसे, इसकी हमें देखनी पड़ेगी कि किस प्रॉब्लम से, या तो ओवर ईटिंग से, स्पाइसी फूड से, या ज़्यादा फास्टिंग की वजह से, या रॉन्ग फूड हैबिट्स लाइक बेवरेजेस कोका कोला ये सब लेने की वजह से हुआ है। इनफैक्ट स्मोकिंग इज़ ऑल्सो नॉट गुड। सो इन सब की वजह से ये हुआ है। तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि दवाई देने के बाद ये फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो ये थोड़ा गलत हो जाता है। तो कि हमें दवाइयों के साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल भी बदलनी होगी। हमें इंश्योर करना होगा कि जो जो चीज़ें हमारी इस गैस्ट्राइटिस को लीड किया है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ठीक से टाइम पे खाना नहीं खाते हो, सुबह ब्रेकफास्ट किया, पूरा दिन नहीं खाया, फिर रात को खाते हो, या आपको कई सारी पेन किलर्स लेने की आदत है, इस प्रॉब्लम को या इसको सोल्यूशन हमें पहले करना चाहिए। और उसके साइड बाय साइड जो मेडिसिन ले रहे हैं जैसे पेंटोप्राजोल है ये, या कोई और भी रैनिटिडिन, ये सब लेते हैं, वो उसके साथ साथ उसको हेल्प करेगा। सेकंड चीज़ जो लोग गलत कर बैठते हैं वो ये है कि जब भी गैस हुआ तो एक गैस की मेडिसिन लिया और कम खत्म, और फिर से दोबारा से हो जाएगा। अब वो दोबारा मेडिसिन नेक्स्ट टाइम लेंगे 7 या 10 दिन बाद। तो अगर आपका कोई गैस्ट्रिक इशू है पहले से उसको देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से है, और उसका ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए। और जो हम ये मेडिसिन ले रहे हैं ये हमें कुछ टाइम तक लेना चाहिए, जैसे 7 डेज, 10 डेज, 14 डेज, 6 वीक्स, 1 मंथ, बेस्ड ऑन कि आपको क्या सिम्टम्स है और क्या इश्यूज हैं। डेफिनेटली हम जब इन्वेस्टिगेशंस भी करते हैं, एंडोस्कोपी कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, इससे हमें आइडिया हो जाता है कि किस वजह से ये है, और उस वजह को ट्रीट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है तो अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है वन ऑफ द प्रेजेंटेशन की एसिडिटी की वजह से, तो अगर आप सिर्फ पेंटॉप खाते रहेंगे तो आपको एसिडिटी रहेगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर में आपका स्टोन है। जब तक आप वो प्रॉब्लम एड्रेस नहीं करोगे तब तक आपकी एसिडिटी खत्म नहीं होगी। सो वी हैव टू सी कि किस वजह से ये हुआ है और अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट हमें करना होगा। सो जब भी मेरे पास पेशेंट आते हैं तो हम उनसे डिस्कस कर लेते हैं कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप क्या करते हो, कैसे जाते हो, आपका दिन कैसे जाता है, डाइट कैसी है, और उस बेसिस पे हम कंक्लूजन आके फिर फर्दर ट्रीटमेंट उनका करते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए, आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पन्नावनी बेकत पच्चो
मोहम्मद यूसुफ लोन में प्रोग्राम से हूँ मैम। जी, इस्तेकबाल है आपका प्रोग्राम है, अपना सवाल पूछिए। जी मेरा सवाल ये है, मेरे गैसेस ज्यादा हो जाते हैं जी, जो भी सब्जी खाऊं कुछ मर्जी खाऊं गैसेस ज्यादा हो जाते हैं जी। डॉक्टर साहब आप मत इंटरेक्ट करेंगे मेरे मोहम्मद यूसुफ प्रोग्राम। सो जनरली क्या होता है कि जो खाने का तो मैं ऐसा करता हूँ कि इन जनरल एक आइडियल सिस्टम बता देता हूँ जिनको लोग क्लोजली फॉलो कर सकते हैं जी। और उसके बेसिस पे वो लोग अपना लाइफस्टाइल थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। सो जनरली सी गैसेस की प्रॉब्लम इन्वेरिएबली जो हमारा खाना है उसमें होगा ही, बट इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, किस तरीके से बिना दवाई के हम कर सकते हैं, वो जानना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डाइटरी हैबिट्स है, हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ थंब रूल ऑफ 3 में 3 लीटर पानी आपको लेना है, 3 अलग अलग सब्जियां लेनी है, 3 अलग अलग फ्रूट्स लेनी है, और सब्जियों में प्रेफरेबली जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो जिसमें ज़्यादा फाइबर है वो प्रेफरेबल रहेगा। स्मॉल स्पेस्ड आउट मील्स, यानी आप एक ही बार में ज़्यादा ब्रेकफास्ट नहीं खाने वाले हो, एक ही बार में ज़्यादा लंच या डिनर नहीं खाने वाले और पूरा दिन फिर छोटा छोटा स्नैक्स, ये हेल्प नहीं करता, इससे और ज़्यादा गैसेस बन जाते हैं। तो आपको शॉर्ट स्पेस्ड मील्स करना है, जैसे सुबह 8 बजे कुछ खाया, फिर 11 बजे कुछ खाया, फिर 2 बजे कुछ खाया, फिर 5 बजे कुछ खाया, फिर 8 बजे। आपको आपका सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने क्लॉक देखा बोला 11 बज गए, भूख नहीं लग रही है, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, इससे आपका पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। ये नहीं है कि आप 11 बजे भी बड़ी मात्रा में आप सब कुछ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, कुछ फ्रूट्स ले सकते हो, और या फिर कुछ टोस्ट ले सकते हो या ग्रीन टी ले सकते हो, बट कुछ ना कुछ लेना ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि जो गैस्ट्रिक टर्नओवर टाइम है जो मिनिमम 4 आवर्स का रहता है, तो आपका स्टमक खाली नहीं रहता, एसिड सिक्रीशंस कम रहता है, तो गैसेस बनने के चांसेस भी कम रहते हैं। सेकेंड एंड फॉरमोस्ट थिंग कि आप जब भी हो फ्रूट्स को ब्रेकफास्ट या डिनर या लंच के साथ मिक्स मत करो। फ्रूट्स थोड़ा सा गैस या एसिडिटी या बेल्चिंग प्रोड्यूस करता है, तो जब भी वो खाने के साथ मिक्स होता है एक अनोखी फीलिंग आ जाती है पेट में, जिसको हम गैस्ट्रिक या बेल्चिंग या ब्लोटिंग बोलते हैं। सो इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड कि फ्रूट्स आप या तो खाली पेट खाओ या ऐसे गैप में खाओ जहाँ लंच और डिनर के बीच हो या ब्रेकफास्ट या लंच के बीच हो, ताकि आपकी जो फूड स्टेपल डाइट है उसके साथ वो इंटरेक्ट ना करे। सेकेंड चीज जो एरेटेड ड्रिंक्स है जैसे कोका कोला, ये सारे, इसमें भी कई सारे गैसेस ऑलरेडी भरे होते हैं, तो दोज फूड्स आर ऑल्सो नॉट गुड फॉर यू। प्रेफरेबली वो अपने सिस्टम से हटा लीजिएगा। सर्टन फ्रूट्स डू नॉट सूट, जैसे कि छोले हो गए, कुलचे हो गए, या फिर कई टाइम बोलते हैं कि जो जमीन के नीचे उगते हैं जैसे पोटैटोज, ये सारे ना, उसमें ज्यादा गैस बनने के चांसेस है। तो अगर वो फूड आपको सूट नहीं करता है तो आप प्रेफरेबली वो फूड को अवॉइड कर लीजिएगा। साथ साथ दही यानी जो कर्ड जिसमें लैक्टोबैसिलस होता है, उसमें बहुत ही सूटेबल या फेवरेबल रिजल्ट्स मिल जाते हैं जो बेल्चिंग ये सारा कम कर देते हैं। सो खाने के साथ साथ इफ यू हैव प्रेफरेबल सो यू कैन गो विद दैट। अगर आपको खाने के साथ कुछ साइड्स लेने की इच्छा है तो सैलड्स प्रेफर कर लीजिएगा, वेजिटेबल जैसे खीरा हो, कैरेट हो, इवन प्याज, दिस आर ऑल गुड विद फूड, अदरवाइज एज सच फॉर डाइजेशन। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए, आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पन्नाउनी बेकट पे छो शाह मुनीब जी, इस्तेकबाल तुहन प्रोग्राम पन सवाल पृछो। हेलो हेलो जी, पन सवाल पृछो। मैं उस पर गोदर इख्तियार करो बच्चे संभाले जी डॉक्टर साहब क्या करो। जी शुक्रिया कॉल करने खतर। डॉक्टर साहब, इनका सवाल है कि इफ्तारी के बाद इनको खाने का कुछ मन नहीं होता है, तो इसके लिए क्या करें? अगर इफ्तार में खा लेते हैं या इफ्तारी के बाद, मतलब इफ्तारी के बाद यानी फर्स्ट मील लेने के बाद इफ्तार, लाइक खजूर अगर ये खाएंगे तो उसके बाद। सो जनरली मेरा एडवाइस है कि जब इफ्तार होता है, जब आप फास्ट ब्रेक करते हो तो पहले थोड़ा पानी ले लें, उसके साथ जो डेट्स प्रेफर करें, डेट्स अगेन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो फर्स्ट मील है उसमें आप अपने आप को फोर्स मत करिएगा, डोंट फोर्स योरसेल्फ इनटू अ लार्ज मील, ठीक है। उसमें आप सिर्फ ड्राई फ्रूट्स या सम जूसी फ्रूट्स जैसे हो स्ट्रॉबेरी, जैसे हो रास्पबेरी या हो वाटरमेलन, ये प्रेफर कर लीजिएगा। इसमें आपको पानी भी मिल गया
और फाइबर कंटेंट भी मिल गया, इससे आपकी पेट भरेगा नहीं, आप नेक्स्ट मील जब लेते हो तो आप उसके लिए रेडी होते हो जी। तो जनरली ये माना जाता है कि शाम का जो मील है वो लार्ज होना चाहिए और सुबह का जो मील है कि वो स्मॉल होना चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ दिस ना, आप सुबह आने तक, जैसे रात को भी जैसे आप मान के चलिए 6 o'clock या 6:30 अपना फास्ट ब्रेक करते हो, तो फर्स्ट मील राइट रखिए बिफोर यू स्लीप, जब आप सोने से पहले उसको 2 या 3 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हो, जिसमें आप सोच सकते हो और आपके अकॉर्डिंगली क्या आपको ठीक लगा, जो आपके सिस्टम को सूट लगा उसको आप लेके जा सकते हो। और सुबह वाला जो मील है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मील है, इट इज नॉट द इवनिंग मील विच इज इंपॉर्टेंट टेक्निकली, सुबह वाला ही मील इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बाद आप फास्टिंग रखने वाले हो। तो इसमें कभी भी सिंपल शुगर्स होने नहीं चाहिए, इसमें कॉम्प्लेक्स शुगर्स, प्रोटीन्स होने चाहिए, जिसकी बदौलत आप पूरा दिन अच्छे से रह पाओगे। कभी क्या होता है कि अगर सिंपल शुगर्स लिया तो वो इमीडिएटली डाइजेस्ट हो गया, आपको और भूख लगने लगेगा, आपका सिस्टम थोड़ा ऊपर नीचे जा सकता है। तो उसमें अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है तो वो आपको पूरा दिन लेके जा सकता है। सो दैट इज द वे आप थोड़ा अपनी डाइटरी हैबिट्स एडजस्ट कर सकते हो, तो इट इज बेटर। इन जनरल देखिएगा, फास्टिंग इज अ रूटीन, इट इज देयर ऑलमोस्ट हर जगह। और अब रमजान का फास्ट जो है हैज बीन कंपेयर्ड इन इट्स ओन वे टू इंटरमिटेंट फास्टिंग जो हम बोलते हैं। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, बट इवन इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी लोग ऐसे ही करते हैं कि काफी टाइम तक कुछ खाते नहीं एंड देन दे गेट बैक टू मील, एंड उसमें यही गलती कर बैठते हैं कि उनको लगता है कि वो जो चंद घंटे में जहाँ वो खाना खा सकते हैं वो एकदम खाने पे टूट पड़ सकते हैं। ये गलत आइडिया है, गलत है। और उसमें वो एरेटेड ड्रिंक्स ले लेते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, स्वीट्स खा लेते हैं, इससे एक्चुअली उनका सिस्टम ही बदल जाता है और भूख नहीं लगती। सो एक पेट को, जैसे स्टमक को खाने को एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, तो उसको ना एक्सेप्टेबिलिटी के लिए एक पैलेटेबिलिटी भी एक होता है। जैसे वो फूड के बारे में सोचता है तो उसके मन में ही और पेट में ही ऐसी एक फीलिंग आ जाती है, ताकि जब वो एक्चुअली फूड खाएगा वो तो उसको डाइजेस्ट करने में उसको आसानी होगी। सो दैट इज अ वे इट हैज टू गो। सो आप पहले अपने आप को प्लान करो कि जब रोज़ा खत्म हो जाएगा आप उसमें क्या लेने वाले हो, क्या क्या लेने वाले, वो एक चीज़ अलग रखिएगा। फिर नेक्स्ट मील प्लान करिएगा कि आप 1 या 2 घंटे बाद आप जो प्रॉपर मील लेने वाले हो वो कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में जो जस्ट सोने से पहले जस्ट फॉर द नाइट आप एक ले लीजिएगा लाइट वाला, इसमें आप दूध लेना चाहते हो दूध ले सकते हो, ग्रीन टी लेना चाहे ग्रीन टी ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स लेना चाहे तो इस एरिया ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हो। एंड देन हमारे खाने को डिवाइड कर लीजिएगा, इट विल बी एक्चुअली हेल्पफुल। डिस्कशन जारी रहेगा प्रोग्राम में। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गया, आए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पन्नाव निबेकर पटचो कुपवारा ब्रमरी पे वानी मुश्ताक जी इस्तकबाल तुम प्रोग्राम सुन पन सवाल पृछो। सवाल है कि जी टीवी सेट वॉल्यूम करियो तुम कम पहन, फोन जरिए करियो तुम ऐसी कत। हेलो पृछो पन सवाल। हेलो पन सवाल पृछो। जी गैसेस की प्रॉब्लम है इनको भी गैसेस की प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था, जो गैसेस की प्रॉब्लम होती है उसको परसिस्टेंटली आप एनालाइज करके आप फूड हैबिट्स, अपनी डाइटरी हैबिट्स, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, ये सब एक रूटीन प्लान करके आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। बट इसके बावजूद भी आपको अगर लगता है कि इससे आपकी गैसेस की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है तो देन आप एक डॉक्टर को या अपने पास में किसी को कंसल्ट कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन ये सारा करके देख लेते हैं कि किस वजह से आपको एक्चुअली प्रॉब्लम है। एसिडिटी की वजह से है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, या हाइटिस हर्निया है, या कोई और इशू है, वो फिर अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। बट जैसे मैंने आपको पहले भी शो में कहा था, अपनी डाइटरी हैबिट्स, पर्सनल हैबिट्स, तो इसको एक आइडियल सिस्टम में रखें ताकि ये गैस की प्रॉब्लम कम हो जाए। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे बेकरी आइटम्स के क्या क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं हेल्थ पे। सो बेकरी आइटम्स देखिएगा, मोस्ट ऑफ द बेकरी आइटम्स आर मेड अप ऑफ, एक तो मैदा, रिफाइंड फ्लोर, और दूसरा रिफाइंड शुगर, डायरेक्ट शुगर होता है। तो इनमें क्या होता है कि ये जनरली टेंड टू मेक यू मोर हंग्री, आपको और खाने की
भूख और इसे बढ़ा देता है। इससे आपका पेट में भी पूरा भर नहीं जाता, एंड एट द सेम टाइम यू टेंड टू इंडल्ज इन मोर, आप ज़्यादा और ज़्यादा खाते हो। इन अदर डायरेक्शन आपको एक्चुअली जब रमजान में फास्टिंग सब होना है या किसी फास्टिंग स्टेज में आपको लगता है कि आपकी वेट कम होनी चाहिए, ऑन द कॉन्ट्ररी आपकी वेट बढ़ती है। एंड द कल्प्रिट यानी जो एक्चुअल रीजन जिसकी वजह से बढ़ता है वो इन बेकरी प्रोडक्ट्स की वजह से ही है। सो बेकरी प्रोडक्ट्स ऑल इन ऑल आर नॉट वेरी बैड, ऐसा नहीं है कि वो बैड है, बट इसमें आपको चूज करना होगा। जो जनरली जो रिफाइंड शुगर्स होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे मिठाई, जो चॉकलेट्स या स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसको कम मात्रा में रखिएगा। इसमें बस टेस्ट इंडल्जेंस के लिए रखिएगा, ना कि आपकी पेट भरने के लिए। पेट भरने के लिए जो आपका रेगुलर फूड है उसको ही रखिएगा, उससे ही बेहतर हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए, आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पन्नावनी बेकर पच्छो जी अल्हम्दुलिल्लाह, पन्नावनी बेकर पच्छो जी इस्तेकबाल तुन प्रोग्राम मं तुहज आवाज छन क्लियर यवान कहीं न, पन सवाल करियो रिपीट। जी ये कत खतर छु तुम दवा खेवान? जी इनको स्टमक इशू है, 20 ईयर से दवाई खा रही है। ओके किस चीज की दवाई खा रही है? ये कमिक दवा छु तुम खेवान? म्यादस क्या तकलीफ छु तुम? जी इम खेवान डायबिटिक पेशेंट ये दवाई खाते हैं डायबिटीज की, तो उस वजह से इनको स्टमक इशू हो गया। ओके तो जैसे कोई क्रॉनिक डिजीज होता है, जैसे डायबिटीज हो गया, किडनी डिजीज हो गया, लिवर डिजीज हो गया, ये हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को बहुत इफेक्ट करती है। जी। कई डिजीजेस होते हैं जिसमें टोटल मोटिलिटी यानी इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है, तो हमें अपनी डाइटरी हैबिट्स भी अकॉर्डिंगली ठीक करनी पड़ेगी, और एट द सेम टाइम जो प्राइमरी प्रॉब्लम है जैसे डायबिटीज हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, उसका भी दवाई लेके उसको भी अंडर कंट्रोल रखना होगा। जी। अब डायबिटीज में क्या है कि मेन आपको पता ही है कि शुगर लेवल्स टेंड टू गो हाई, ठीक है। अगेन इसमें जो आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो जिसमें कि आपकी न्यूट्रिशन जो वैल्यू है कंपैरेटिवली ज्यादा है, बट जो शुगर उसमें बन के आता है इट टेक्स टाइम, ठीक है, इंटेस्टाइन। सो इंटेस्टाइन को कंपैरेटिवली ज्यादा काम करना होता है, बिकॉज ऑफ विच इट टेक्स मोर टाइम। सो इनवेरिएबली आपको थोड़ा स्लोनेस ऑफ द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी मिल जाएगा। फॉर दैट यू विल हैव टू अगेन एडजस्ट विद योर डाइट इटसेल्फ। ऐसी फूड्स लेनी होगी जैसे कि फाइबर रिच फूड्स, ये इससे आपको ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। पानी की मात्रा आपको एडिक्वेट रखना होगा ताकि इससे भी हाइड्रेशन अच्छा रहे और इससे भी आउटपुट अच्छा रहता है। सो दिस इज हैज टू बी कंसंट्रेटेड। जी डॉक्टर साहब, आपके साथ डिस्कशन जारी रहेगा। प्रोग्राम में हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ के आए, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, पन्नावनी बेकर पच्छो। हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, पन्नावनी बेकर पच्छो। मैं नवाबगंज से हुमैरा बोल रही हूँ। जी इस्तेकबाल आपका प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। टीवी सेट की वॉल्यूम कम कीजिए और फोन के जरिए हमारे साथ बात कीजिए। स्टमक में ज्यादा गैसेस होती है जी, और हीटिंग होती है सर, और हीटिंग होती है ज्यादा। फिर जब मैं अर्ली इन द मॉर्निंग सर उठती हूँ ना सुबह को, फिर मुझे होता है आइज में ना ऊपर स्वेलिंग हो जाती है, बस यही प्रॉब्लम सर। जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। उन्होंने दो चीजें बोला, एक उनके पेट के अंदर बहुत सारी गैसेस बन जाती हैं, एंड सुबह उठते ही आइज की स्वेलिंग हो जाती है। सो जनरली डायरेक्ट रिलेशन दोनों में है नहीं कि इट कुड बी सम अदर इशू, इनकी आइज की उनकी स्वेलिंग हो जाती है, या डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है। एक बार वो अपने दूसरे एंगल से आइज की डॉक्टर से भी बोल के चेक करवा लें। गैसेस की प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको कहा था कि ये सब जो चेंजेस आपकी लाइफस्टाइल में है वो सब करना होगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा वो है एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज जस्ट ब्रिस्क वॉकिंग से लेके इज अ वेरी गुड सिस्टम जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपनी लाइफस्टाइल में। इससे क्या होगा कि आपकी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है उसमें वैस्कुलरिटी बढ़ती है, यानी आपका ब्लड सप्लाई अच्छे से बढ़ जाता है। इससे डाइजेस्टिव प्रोसेस ये सब कुछ अच्छे से हो जाता है, एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स। बाकी देखिएगा जिस
जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जिस किसी को जो प्रॉब्लम है उसको हमें इंडिविजुअल लेवल पे ही टैकल करनी पड़ेगी, और हर किसी का अलग रीजन होता है गैस बनने का। जैसे मैंने आपको, किसी को अल्सर हो सकता है, किसी को गॉल स्टोन हो सकता है, तो वो अकॉर्डिंगली देख के जब हम उनसे मिलते हैं पेशेंट से ओपीडी में, उसके अकॉर्डिंगली वो मैनेज कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करेंगे जो डायबिटिक पेशेंट होता है या कोई भी इंसान जिसको कोई हेल्थ इशू ना हो, तो वो शुगर इनटेक को कैसे मैनेज कर सकते हैं? आप नॉर्मल पेशेंट की बात कर रहे हैं? नॉर्मल और या अगर हम डायबिटिक पेशेंट की भी बात करेंगे? डायबिटिक पेशेंट्स का ऑलरेडी सेट पैटर्न होता है, उनको एक डाइट चार्ट दिया जाता है और उनका जो ट्रीटमेंट इंसुलिन हो या टैबलेट्स हो वो अकॉर्डिंगली दिया जाता है, तो वो शुगर दे के हम कर सकते हैं। तो डायबिटिक्स को हम सीधा बोलते हैं कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ही ले लीजिएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो इसमें क्या होगा, शुगर धीरे धीरे करके रिलीज होगा, सो देयर विल नॉट बी पल्सेस, शुगर का पल्स नहीं होगा कि एकदम से बढ़ गया ये। तो ये जो शुगर का जनरली बढ़ जाता है, ये सिंपल शुगर से होता है, जैसे आपने स्वीट खाई, चॉकलेट खाया, आइसक्रीम खाया, मिल्क शेक्स का है जिसमें शुगर्स डालते हैं, और कई सारे प्रोडक्ट्स जो हम बाजार में देखते हैं जो 100% शुगर फ्री बोलते हैं, वो कभी 100% शुगर फ्री होते नहीं हैं, और इन सब की बदौलत शुगर बढ़ जाता है। सो नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए क्या होता है डिफरेंस, की उसकी बॉडी में इंसुलिन का सिस्टम अच्छा रहता है, बट इज एबल टू डाइजेस्ट, बट एट द सेम टाइम वो क्या करता है कि इंसुलिन सिक्रीट तो करता है, बट वो शुगर को फैट में कन्वर्ट करता है फाइनली, और इसकी बदौलत ओबेसिटी ये सारा कुछ हो जाता है। तो जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स भी हैं उनको भी शुगर एकदम से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। दे शुड ऑल्सो कीप इट अंडर कंट्रोल। उनका ये एडवांटेज है कि अगर वो एक स्वीट खाए, एक एक्स्ट्रा स्वीट भी खाएं, तो उनका शुगर एकदम से बढ़ने वाला नहीं है। बट इन जनरल वेदर डायबिटिक और नॉट डायबिटिक, वन नीड्स टू इंश्योर, एक आदमी को देखना चाहिए कि वो अपनी शुगर को हमेशा कंट्रोल में ही रखे। जी बिल्कुल, दैट विल बी द आइडियल वे। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए, आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो, आदाब, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से? मैं कुलगाम बीएचपुरा से। जी, इस्तेकबाल आपका प्रोग्राम है, अपना सवाल पूछिए। सवाल मेरा मैम इस तरह है कि मेरा कब्ज रहता है बहुत देर से। जी, तो कब्ज के बारे में मेरा वजू बार बार टूट जाता है, ये डॉक्टर साहब से पूछना है। जी डॉक्टर साहब। सो कब्जी यानी कॉन्स्टिपेशन जो बोलते हैं, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मैं इसलिए बोलता हूँ कि इसमें एक इंडिविजुअल फैक्टर नहीं रहता है, इसमें बहुत सारे मल्टीपल कॉजेस रहते हैं किस वजह से ये होता है। सो प्राइमरी जो कॉजेस हम बोलते हैं, जो जिसकी वजह से वहाँ होता है, ये इन्वेरिएबली हमारी डाइट से रिलेटेड होता है, ठीक है। और जो सेकेंडरी कॉजेस होता है वो रिलेटेड होता है आपकी कोई डिजीज प्रोसेस से, जैसे मैंने आपको कहा डायबिटीज़ है, कभी कभी किडनी डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है, इन सब में भी कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। जो सेकेंडरी कॉजेस है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, उसमें बस हमें ये देखना होगा कि जो जिस बीमारी की वजह से है वो अंडर कंट्रोल है, ठीक है। उसके साथ साथ हम कुछ मेडिसिन ऐसे दे देते हैं जैसे लैक्सेटिव्स हो, बल्क फॉर्मिंग, या तो और बिहेवियरल थेरेपी भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मैं बताऊंगा। तो ये सब करने से पेशेंट्स बेटर हो जाते हैं। जो प्राइमरी कॉज है ना जिसकी कॉन्स्टिपेशन इज बिकॉज ऑफ फूड हैबिट्स। अब क्या फूड हैबिट्स, जैसे मिनिमम एक इंडिविजुअल को कम से कम 2.5 से 3 लीटर तक पानी पीना जरूरी है। अगर वो पानी कम पी रहे हैं तो दे आर बाउंड टू गेट कॉन्स्टिपेशन। और जो हाई ह्यूमिडिटी, जैसे कोई धूप में काम कर रहा है, स्वेटिंग हो रहा है, या मैराथन दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनकी इनटेक और ज्यादा होनी चाहिए, 4 लीटर तक होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। सेकेंड जो और होता है, जो मीट ईटिंग, कई लोग ना इतना नॉन वेजिटेरियन मीट्स ये सब खाते हैं जिसकी बदौलत कॉन्स्टिपेशन होने की चांसेस ज्यादा है। सो आप अगर नॉनवेज के शौकीन है, मीट के शौकीन है, गलत नहीं है, बट एट द सेम टाइम इंश्योर कि इसमें कई सारे प्रोडक्ट्स लाइक सैलड्स, ये जो फाइबर रिच प्रोडक्ट्स है वो भी ऐड कर दें ताकि आपकी डाइजेशन प्रोसेस अच्छे से रहे। इंडिविजुअली भी फाइबर की जरूरत डाइट में होती है, तो वो भी एक अच्छा खासा लेना चाहिए आपको। फाइबर अगेन फ्रूट्स वेजिटेबल्स में मिल जाएगा, सैलड्स में, ये सारे में मिल जाएगा जो आप ले सकते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट रीजन होता है मैदा बेस्ड फूड, जो रिफाइंड फ्लोर। देखिए मैदा ट्रेडिशनली इट इज अ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बाई प्रोडक्ट है, जो हमारे नहीं यूरोपियन से हमें यहाँ पे मिली हुई है। क्योंकि मैदा हम यूज कर सकते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, तो हर चीज में, वेदर वो बेकरी प्रोडक्ट्स हो, वेदर आजकल आपकी रोटी में भी हो,
इट्स यूज्ड, ठीक है। एक वो चीपर यानी सस्ता भी है कंपेयर टू द रेगुलर वंस, एंड सेकेंड थिंग इट्स अवेलेबिलिटी ऑल्सो मेक्स इट यूनिक, बट इट इज नॉट गुड फॉर आवर इंटेस्टाइन एट ऑल। क्यों? क्योंकि इसमें इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम बहुत ज़्यादा है। ट्रांजिट टाइम यानी आपकी जो डाइजेशन होके बाहर आने तक का जो टाइम है ज़्यादा है, इंटेस्टाइन को ज़्यादा काम करना पड़ता है। इनवेरिएबली इसी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी आ जाता है। सो दैट इज द लोकल कॉजेज। सो वो अगर आप ट्रीट करें तो देन योर अगेन लाइफस्टाइल चेंज करके आप अपना देख लें, यू विल बी मच बेटर। अगर इससे भी यूजफुल नहीं हो रहा है तो देन वी गिव मेडिकेशंस। जी, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गया है, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। पन्नाउनी बेकर पटचो बच्चे साबरीना बिचत हजरत बल पे श्रीनगर। जी, इस्तेकबाल से तुम प्रोग्राम में सवाल ये सोच बिचत ना क्या खेवान बशीवा फुक खसान बिच सही चारवा में पत गई पे मिले डॉक्टर आके दोन लाइट गए डॉक्टर पास में अल्ट्रासाउंड में पूरा अल्ट्रासाउंड तम तल द्रा में दो थोड़ा चीवारा में आदत जी दवा था कंटिन्यू मगर मिशन फर्क गसा कहीं मिशन चारवा में आदत बिश में गेन गसा मिशन फर्क की हिंदी हुई तो डॉक्टर बहुत अच्छा इलाज है बगारुली गए। जी, शुक्रिया कॉल करने खतर। तो सब इनको स्वेलिंग का इशू है स्टमक में, अल्ट्रासोनोग्राफी से भी ये पता चला है, तो और इनको गैसेस की प्रॉब्लम भी है। ओके, सो अगर अल्ट्रासाउंड में बाकी कुछ है नहीं और स्टमक में ही लिमिटेड उनका प्रॉब्लम है, एक चीज उनको देखनी पड़ेगी एंडोस्कोपी, ठीक है। अगर एंडोस्कोपी दे हमें पता चल जाएगा कि क्या है, किस वजह से वहाँ पे सूजन है यानी स्वेलिंग है, वहाँ पे कोई अल्सर है या हाँ अल्सर है या गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन यानी बाहर खाने जाने में कोई रुकावट है, ये सब हमें एंडोस्कोपी से पता चल जाएगा। बेस्ड ऑन दैट वी कैन टेक अ कॉल कि इनके लिए क्या करना है। सो वेदर मेडिकल ट्रीटमेंट चलेगा या कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा। सो व्हाट आई सजेस्ट है कि एक बार वो आके किसी डॉक्टर से मिल ले, ठीक है, तो दैट हर प्रॉब्लम इंडिविजुअल लेवल पे सॉर्ट आउट हो जाएगा। टिल देन वट एवर पॉसिबिलिटी लाइफस्टाइल चेंजेस में वो कर सकती हैं, जो इस शो में उन्होंने सुना है वो कर लें। जी जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने बात की अभी तक कि बेकरी आइटम्स से क्या हेल्थ पे असर होता है, ऐसे अगर हम मीट की बात करते हैं जो ईद पे हम कंज्यूम करते हैं, बिसाइड्स कॉन्स्टिपेशन और क्या क्या हेल्थ इम्प्लीकेशंस होते हैं मीट की वजह से? सी शॉर्ट टर्म में ज़्यादा कुछ है नहीं, बट लॉन्ग टर्म में स्पेशली रेड मीट में इनमें जाना जाता है कि कैंसर की चांसेस ज़्यादा होते हैं। कई डायवर्टिकुलर डिजीज़ हैं जो आपकी इंटेस्टाइन की थोड़ी कमज़ोरी की वजह से हैं, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके अलावा पाइल्स की इश्यूज इन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। फिशर की इश्यूज भी बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन इन लोगों में देखने को ज़्यादा मिलते हैं। एंड बेसिकली एक अनकंफर्टेबल फीलिंग, दैट इज़ हाउ इट इज़। ये सब चीज़ें रेड मीट से यानी जो मीट आप बोलते हो ना, उससे देखने को मिलता है। जी डॉक्टर साहब, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स के हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल? मोस्ट ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन अगर हम बोला जाए बिकॉज ऑफ योर डाइटरी हैबिट्स, वो है कैंसर। जी, ठीक है, कैंसर से हम सब डरते हैं क्योंकि कैंसर का कभी कभी इलाज बहुत देर में पता चल जाता है और इलाज होता नहीं है। बट बेसिकली अगर हम इस सब आइडियल सिस्टम में रहे तो हमारा चांसेस ऑफ ये कैंसर होना बहुत ही मुश्किल है। दैट इज द ओनली ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन जिसकी हमें वरी होनी चाहिए, स्पेशली ईटिंग रेड मीट्स एंड ऑल। बाकी अदरवाइज स्टडीज वाइज इट इज नॉट प्रूव्ड एनीथिंग कि बाकी और कुछ मेजर कोई चीज वो कॉज कर सकता है। जी दोस्तों, हमारे से नेक्स्ट कॉलर जुड़ गया है, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पन्ना उनी बेकत पछो गुलाम मोहम्मद। जी, इस्तेकबाल स्तून प्रोग्राम सुन पन सवाल पछो पांच छह कटा से अच्छे जैसे गतानस जी या दूसरा तरह थोड़ा फोकस है जी का टेस्ट वगैरह मा शुते करनो मत? हेलो हेलो जी, टेस्ट वगैरह मा छु का करनो मत? यूएसजी मा छु करनो मत? ना 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 की जी, शुक्रिया कॉल करने खतर। डॉक्टर साहब, इनको भी ये इशू है स्वेलिंग का और गैसेस का, बट तो इन्होंने कोई टेस्ट कुछ नहीं करा। तो जनरली बेसिक दो इन्वेस्टिगेशन मैं मोस्ट ऑफ माय पेशेंट्स को बोलता हूँ। एक है अल्ट्रासोनोग्राफी। अगर अल्ट्रासोनोग्राफी में कोई लीडिंग कॉज मिलता है तो पहले हम उसको ट्रीट करते हैं एंड उसको अकॉर्डिंगली चलते हैं। बट अगर अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल है
तो एक कोर्स वो जैसे एंटासिड वाली मेडिसिन ले सकते हैं, और उससे भी अगर हैप्पी नहीं है तो एक अपर जी एंडोस्कोपी करके वो देख लें, और उसके बेसिस पे फिर हम कॉल ले सकते हैं। अगर एंडोस्कोपी भी नॉर्मल है और हमें पता नहीं चल रहा है तो हम प्रेफर करते हैं कि सीटी स्कैन एब्डोमेन का करें, इससे एक हमें और आइडिया हो जाएगा कि किस वजह से इशू है ये। जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी की, क्या होती है ये सर्जरी? सो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एक पूरा सिस्टम है जो बेसिकली आपका पावर हाउस है। जैसे आपको कहीं से पावर चाहिए, वो एनर्जी लेवल चाहिए, वो फूड लेने के बाद डाइजेस्टिव प्रोसेस में जो आपको बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसी के आधार पे होता है। तो ये जो पूरा का सिस्टम चलाना होता है वो होता है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। सो टेक्निकली ये माउथ से स्टार्ट होता है, उसके बाद ईसोफेगस आ जाता है, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और उसको सपोर्ट करने के लिए एक साइड से लिवर, दूसरी साइड से पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये सब इसी के पार्ट होते हैं जो डाइजेस्टिव प्रोसेस में हेल्प करते हैं। सो जो डाइजेशन का प्रोसेस है दैट इज मेनली रन बाय द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करेंगे जो जीआई इश्यूज है, कॉमन जीआई इश्यूज है, कब सर्जरी की जरूरत पड़ती है उनके लिए? सो जीआई इश्यूज देखिएगा, मोस्ट ऑफ द जीआई इश्यूज आप मेडिसिन से टैकल कर सकते हो, अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस से टैकल कर सकते हो। बट अगर कोई वहाँ पे कोई मैकेनिकल रीजन है, मैकेनिकल रीजन यानी कोई ट्यूमर है, कोई रुकावट है, कोई हर्निया है, कोई गांठ है, कोई जैसे कोई पैथोलॉजी है, उस पैथोलॉजी को निकालने के लिए सर्जरी बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है। ठीक है, वरना अगर मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिकल रीजन से ठीक हो जाते हैं, हम विल टेक रिजॉल्व विद द मेडिकल रीजन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स, ठीक है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स एक ऐसी बीमारी है जो दवाई से जाएगा नहीं, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट है सर्जरी। अगर हम जो सिम्टम्स है उसको गॉल ब्लैडर को इक्वेट कर सकते हैं तो देन वी नीड टू परफॉर्म अ सर्जरी टू टेक द गॉल ब्लैडर आउट। जिनका ग्रेड 3 हाइटिस हर्निया होता है और उन्हें काफ़ी देर तक अपना एंटासिड्स खाया हुआ है, उसमें उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो हाइटल हर्निया सर्जरी फंडोप्लाइकेशन के साथ दैट विल बी हेल्पफुल। या कहीं कोई इंटेस्टाइन में ट्यूमर है जिसकी वजह से डाइजेशन का प्रॉब्लम है या ऑब्स्ट्रक्शन का प्रॉब्लम है, तो उसको निकालने से उनकी सिस्टम और ठीक हो जाती है। कभी कभी इन्फेक्शंस, जैसे गॉल ब्लैडर का तो हो ही गया, अपेंडिक्स का अगर इन्फेक्शन रहता है उसकी वजह से भी कई के सारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज जैसे वॉमिटिंग, पेन, एब्डोमेन, ये सारा रहता है, और वो भी सर्जरी से निकालने के बाद हो जाता है। बट अगर हम सिर्फ ट्यूमर्स की बात करें, कैंसर्स की बात करें, इसका जनरली कोई मेडिकल ट्रीटमेंट रहता नहीं है। कीमोथेरेपी रहती है, वो एडवांस स्टेजेस में होता है, एंड देयर आर प्राइमरी मैलिग्नेंसीज जो कीमोथेरेपी से भी रिलीव हो जाता है, बट सर्जरी प्लेस अ मेजर रोल। जी तो सब अगर हम बात करेंगे टाइप्स की, क्या टाइप्स होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी के? सो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टाइप्स जब हम सर्जरी की बात करते हैं, एक बिनाइन कंडीशंस के लिए बात करते हैं। बिनाइन कंडीशन यानी जो कैंसरस नहीं है, और दूसरा होता है कैंसरस कंडीशन। सो बिनाइन कंडीशंस में आपको इन्फेक्शंस मिल जाएगा, ट्यूमर्स मिल जाएगा, हर्नियास मिल जाएगा, डायवर्टिकुलस मिल जाएगा, ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं, इंक्लूडिंग पाइल्स, हेमोरॉइड्स जो बोलते हैं, फिशर जो बोलते हैं, ये सारी इश्यूज रह जाएगा। गॉल ब्लैडर स्टोन्स मिल जाता है। जो कैंसरस कंडीशन होता है वो कोलोनिक या इंटेस्टाइनल कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, स्टमक कैंसर, इसोफेजियल कैंसर, ये इन सब चीज़ों में आ जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब अगर हम बात करेंगे रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस, क्या रिस्क और कॉम्प्लिकेशन रहती है इन सर्जरीज की? सी देखिएगा, टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है आजकल, रिस्क बहुत ही कम है। तो रिस्क एक होता है डायरेक्ट यानी बिकॉज ऑफ द सर्जरी, और सेकंड होता है इनडायरेक्ट बिकॉज ऑफ द पेशेंट। सो जैसे इनडायरेक्ट की बात किया जाए तो पेशेंट जो हाई रिस्क होते हैं, जिनको डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी के इश्यूज हैं, ये सब पेशेंट्स, एल्डरली एज ग्रुप है, ये सब पेशेंट्स हाई रिस्क में आ जाते हैं। तो इसमें कई सारी कॉम्प्लिकेशंस है, हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस, लंग की कॉम्प्लिकेशंस, बाद में वेंटिलेटर होने का चांसेस, ये सब रहता है। तो इसमें हम इक्वेट करते हैं क्या हमारी सर्जरी ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो हम ये रिस्क लेके आगे चलते हैं। दूसरा होता है कि सर्जिकल इंडिकेशन। सर्जिकल में क्या होता है कि जैसे आपने इंटेस्टाइन को जोड़ दिया तो वो इंटेस्टाइन लीक होगा, या वहाँ पे कोई ब्लीडिंग होगी, या कोई फिस्टुला बनेगा, या कोई इन्फेक्शन होगा, ये कई सारे कॉम्प्लिकेशन उसके साथ जुड़े रहते हैं। बट अभी ऑलमोस्ट ऑल एक्सपीरियंसेस काउंट्स, ठीक है, टेक्नोलॉजी काउंट्स, आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सर्जरी करने की, इक्विपमेंट है सर्जरी करने की, इन सब की बदौलत कॉम्प्लिकेशन रेट्स हैव कम डाउन अ लॉट
लेस। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की कैंसर की बात की, तो इसका चांसेस वापस आने का कितना ज़्यादा होता है आफ्टर सर्जरी? जी बेसिकली देखिएगा, कैंसर थेरेपी के ऑलमोस्ट 3 ही हिस्से होते हैं। एक सर्जिकल होता है, एक मेडिकल होता है, एक रेडिएशन होता है। बाकी हार्मोनल कई सारे अलग पैरामीटर्स भी अभी आए हैं, बट मेनली ये बेसिक 3 होता है। जनरली अगर वो सर्जिकली रिमूवेबल ट्यूमर है और इंडिकेशन है, तो सर्जरी गिव्स यू द बेस्ट चांस ऑफ रिमूवल। और उस ट्यूमर को रिमूव करने के बाद, या कभी कभी हम उसको बायोप्सी करते हैं। डॉक्टर साहब, इस पे हम फर्दर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गया, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो 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 हेलो, कॉल ड्रॉप होगी। जी डॉक्टर साहब। ओके, सो मैं ये बोल रहा था कि हम जब ट्यूमर की बायोप्सी या रिसेक्शन करके उसको बेचते हैं, तो उसके बेसिस पे हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन होती है। और आजकल वी हैव मोर टेक्नोलॉजी, जिसमें हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री बोलते हैं, जेनेटिक मार्कर्स करते हैं। इस सब से हमें पता चल जाता है कि ट्यूमर की बायोलॉजी क्या है, ट्यूमर कैसे बिहेव करने वाला है, क्या ये ट्यूमर एग्रेसिव है, रिकरेंस चांसेस ज़्यादा है। तो अगर ऐसा कोई एग्रेसिव ट्यूमर है तो हमारा ट्रीटमेंट भी एग्रेसिव रहेगा, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। पर अगर हमारी ट्यूमर बायोलॉजी हमारे फेवर में है कि वो ट्यूमर एग्रेसिव नहीं है, रिकरेंस के चांसेस कम होते हैं, तो वी नो फॉर श्योर। तो सर्जरी से ही नहीं, जो मोस्टली है वो हिस्टोपैथोलॉजी से हमें पता चल जाता है कि ट्यूमर रिकरेंस होने के चांसेस है या नहीं है। बट फिर भी हर सर्जरी के बाद, हर कीमोथेरेपी के बाद, हर रेडियोथेरेपी के बाद पेशेंट्स को रेगुलर फॉलोअप में रहना होगा, ताकि हम पता करें कि इसमें रिकरेंस होने वाला है या नहीं है। जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें सर्जरी के बाद जो रिकवरी टाइम रहता है, कितनी देर तक रिकवरी हो सकती है, और क्या क्या लाइफस्टाइल चेंज इनको अपनानी चाहिए? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस फील्ड में पिछले 20 साल से हूँ, ठीक है, और 20 साल से मैंने काफ़ी ट्रांजिशन देखा है। हम लोग इनिशियली ओपन सर्जरीज करते हैं, और उसके बाद हमने लैप्रोस्कोपी करना शुरू किया, और आज की डेट में हम रोबोटिक करते हैं। तो इसमें से जो बेनिफिट पेशेंट्स को मिल रहा है वो इमेंस है। जहाँ पूरा पेट में चीरा होके पेशेंट कई सारे कॉम्प्लिकेशन लेके घूमता था, आज की डेट में छोटे छोटे छेद से हम लोग लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जरीज करते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ अलीगढ़ से कॉलर जुड़ गए, आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो। जी नमस्कार मैम। जी आदाब। जी मैं शीतल कुमार अलीगढ़ से बोल रहा हूँ मैम। जी इस्तकबाल आपका प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मेरे को ना लैक्टोज इंटॉलरेंस बताते हैं डॉक्टर। मैं पर डे 2 किलोमीटर रनिंग करता हूँ, 20 किलोमीटर साइकिलिंग करता हूँ, मैं पढ़ने जाता हूँ, 10 किलोमीटर साइकिल लेके जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं दूध, दही, मट्ठा, कोई भी मिल्क प्रोडक्ट अगर थोड़ा सा भी खा लूँ तो मेरे पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है। इवन मैं लाइब्रेरी में जब स्टडी करता हूँ तो मैं सही से बैठ भी नहीं पाता, मेरे पेट में गैस बनने लगती है, फिर मुझे लेटना पड़ता है। लेटने के बाद में जब मुझे कहीं जाके थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, जब मेरे फाट रिलीज होते हैं उसके बाद, वरना मेरा पेट ऐसा गुम हो जाता है, इतना परेशान रहता हूँ मैं। जबकि कोई भी ये मार्केट के जितने भी जंक फूड होते हैं इनको बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ। हरी सब्जियां और जो घर पे खाना बनता है वो भी मैं, अब वो तो ऐसा होने लगा है कि मुझे ज्यादा खाना खाने से भी डर लगने लगा है कि मैं अगर ज्यादा खा लूंगा तो लाइब्रेरी में जाके पढ़ नहीं पाऊंगा, बैठ नहीं पाऊंगा दोस्तों के साथ। मैं शिटिंग करता हूँ तो पेट एकदम गुम सा हो जाता है, ब्लाउटिंग होने लगती है बहुत ज्यादा, और गैस बहुत बनती है। मैं समझ नहीं आता मैं करूँ क्या। जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब। सो सी, जनरली जो हमारा बॉडी का सिस्टम है, हर किसी का अलग अलग सिस्टम है, किसी का एक तरीके से नहीं होता। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जो चीज़ मुझे पसंद है, मेरी बॉडी को सूट होता है, मे बी दे आर गुड, बट ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी के लिए भी वो सूट हो जाता है। आपकी जो बॉडी है वो जनरली आपकी जीनोटाइप से लिंक्ड है, यानी आपकी जीन्स जो डिटरमिन करते हैं वो ही आपकी हैबिटस में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे जीनोटाइप में ये लिखा है कि मुझे दूध सूट नहीं करता है, अब मैं कैमल का दूध पीऊं या कुछ और भी दूध पीऊं, इट मे नॉट हेल्प मी एट ऑल, मेरी सिस्टम में वो सूट नहीं करता है। ठीक है, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को उससे बहुत बेनिफिट होगा, एक्सेप्टेड, बट मेरे सिस्टम के लिए ठीक है नहीं है।
जो मेरा सिस्टम जो बना है वो मुझे पहचान लेना चाहिए, वेदर इट इज लैक्टोज इंटॉलरेंस, वेदर इट इज एनी अदर थिंग, यू नो। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आइसक्रीम नहीं खा सकते, कई लोग होते हैं चॉकलेट नहीं खा सकते। सो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका सिस्टम खराब है। 10 लोग चॉकलेट खा सकते हैं, आप अकेले एक हो जो चॉकलेट नहीं खा सकती हो। तो इसका ये सिस्टम है कि आपका जो सिस्टम बना हुआ है वो आपकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से है और आपको अकॉर्डिंगली ही फॉलो करना है और अकॉर्डिंगली आपकी सिस्टम को लेना। अगर आप इंटॉलरेंस हो तो आप हो एंड यू कैन जस्ट मैनिपुलेट इट कि आप उस फूड को अवॉइड कर लीजिएगा। दैट डजंट हेल्प। सो दैट इज हाउ यू हैव टू एडजस्ट योर लाइफ एंड गो अबाउट इट। In case you feel like trying, आप ट्राई कर सकते हो and if it doesn't suit you can stop that. जी डॉक्टर साहब हमारे साथ एम के भट्ट साहब जुट गए हैं दिल्ली से, आइए इनका सवाल सुनते हैं। Sure. हेलो आदाब एम के भट्ट साहब, इस्तेक़बाल है आपका प्रोग्राम। हाँ, मैं सुन रहा था डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब ठीक बातें कर रहे थे, लोगों को सुनना चाहिए। They should follow the tips of they should follow the tips of the doctor. जिसको gastroenteritis होते हैं, it happens to everybody, nobody is without it. किसी वक्त होता है। हमारा लाइफ स्टाइल इज आवर बैड, जो लाइफ स्टाइल है वो है, और जो वो मैदा की चीज खाते हैं, मेरे ख्याल में विद बैलेंस्ड डाइट, नो ऑयल, नो मैक्सिमम टी, नो अदर अनवेरिफाइड ईटिंग, दैट मेक्स ए वेरी ब्यूटीफुल लाइफ विदाउट द स्टाइल। और लाइफ को विद बैलेंस्ड सिंपल लिविंग इन द हाइजीन, मेरे ख्याल में ये चीज है। डॉक्टर साहब तो बोलते हैं, इनकी मैसेज जाती है जो मैं पर्सनल, हम एक्सरसाइज नहीं करते। whenever we go for dinner, after dinner we should have a walk of 1 hour in the room ही में अगर करेंगे वो भी ठीक है। after lunch we should have a nap for 1 hour, whatever I belong to family of this medical professional doctor, तो मुझे पता है। और one should take one's own care। gastroenterologist ने बोला कि कैंसर होता है, lot of things। मेरे ख्याल में one should not take unnecessary these meats, wheats, one I am myself a vegetarian, no smoker, nothing. I am myself very towards very balanced and simple living and hygiene. One should take no oil, no nothing, no nothing. It is a daily routine of life. There is now 21st century the people should understand. वो खाने को मजा लेते हैं, वो नहीं खाते, ये नहीं, चलो फिर गैस होता है, फिर प्रॉब्लम्स। मेरे ख्याल में बाकी डॉक्टर साहब अच्छी मैसेज देते हैं, ये देख सकते हैं। दैट इज इट। थैंक यू जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी आई कम्प्लीटली एग्री बट साहब कि व्हाट यू हैव सेड इज करेक्ट। जब भी हम आइडियल सिस्टम जो हमारा बोलते हैं बैलेंस डाइट, ये हम जितना तक रख सकते हैं, अगर हम रखेंगे तो हमारी बॉडी को काफ़ी बेनिफिट होगी। ठीक है, बट क्या होता है कि हमारे ऑप्शंस इतने हैं, अब इतनी स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, हर चीज़ किसी बंदे को एक्सेसिबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, तो एवरीबडी वांट्स टू ट्राई एंड इनवेरिएबली अगर उनके सिस्टम को सूट नहीं होता है, they end up with some sort of the problem, either gastroenteritis, acidity, या फिर lose motions, या फिर constipation. It is bound to be there. So what I tell my patients कि you know as much as possible आप balanced diet या ideal system पे रहिएगा। जैसे इन्होंने 2-3 पॉइंट बोला है, दोपहर को नैप लेना या वॉक पे चले जाना। So everybody should know their system and if it helps their system, they should definitely go ahead and do it. हर जो कहावत है या हर जो लॉजिक की रीजन बोलते हैं, उसके कुछ ना कुछ साइंस होता ही है। उस साइंस के बेसिस पे अगर हम मान के चलेंगे, तो अगर आपके सिस्टम को वो अच्छा लग रहा है, इट इज हेल्पिंग योर सिस्टम, प्लीज गो अहेड एंड डू इट। देयर इज नो हार्म, दिस एक्चुअली हेल्पिंग यू आउट। बट आपको ये जानना जरूरी है कि क्या सही है और क्या गलत है, उस बेसिस पे आपको जानना जरूरी है। सो राइट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन दिस टाइम ऑफ व्हाट्सएप, इट्स द टाइम ऑफ इंटरनेट, आपको नॉलेज ऐसे बिहाइंड योर बैक यू हैव सो मच नॉलेज आउट देयर, बट जो सही है वो ही लेके हमें एक्सेप्ट करके जाना है। एंड इन केस वी हैव एनी डाउट्स वी शुड डिस्कस एंड गो अबाउट इट एंड वी शुड ऑलवेज फाइंड द साइंस बिहाइंड इट। जी दैट इज द रीजन। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे लाइफस्टाइल चेंजेस क्या होने चाहिए रिकवरी फेज में। तो रिकवरी फेज में जो ऐसे मैं आपको बता रहा था, वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम ओपन सर्जरी टू लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक। अब जहाँ पे पेशेंट 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहते थे, अब 3-4 दिन में ही घर पहुंच जाते हैं। ही मूव्स फास्टर आउट ऑफ हिज बेड, वो अपनी नॉर्मल लाइफ में जल्दी से आ जाते हैं एंड इवन हिज वर्क स्टाइल ही कम्स आउट फास्टर।
So these technology or these advanced surgeries has definitely helped, and it has actually made a gastrointestinal surgery a boon, जो करने में आसानी अब हो रही है पिछले ज़माने से. It's amazing, it's just amazing. अगर मैं टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करूं, और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, एवरीथिंग इज सो वेल पुट इन फॉरवर्ड टू यू, बट स्टिल द डिसीजन हैज़ टू बी द डॉक्टर्स. डॉक्टर डिसीजन लेता है, डॉक्टर्स करता है. हम लोग ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके और अपने पेशेंट्स को इनका बेनिफिट दे देते हैं. सो थिंग्स हैव मच इम्प्रूव्ड, वेरी मच. जी तो सब अगर हम बात करेंगे डायग्नोसिस की, क्या डायग्नोसिस है हमारे पास अवेलेबल गैस्ट्रो इंटेस्टाइन इश्यूज के लिए? सो पहले मैं हमेशा जो अवेलेबिलिटी से पहले मैं हमेशा बोलूँगा कि एक गुड क्लिनिशियन होना ज़रूरी है. जस्ट बिकॉज पेशेंट ने एक चीज़ बोली, आपने लिख के अल्ट्रासाउंड लिखा, अपर जी एंडोस्कोपी लिखा, एक गुड प्रॉपर हिस्ट्री अगर आप लेंगे तो 50% ऑफ द पॉसिबिलिटी और चांसेस आपके सामने आ जाएंगे. बट बिकॉज अभी आपके पास अवेलेबिलिटी है इन सब चीज़ों की, सो अगर आपका डायग्नोसिस किसी की बीमारी की तरफ जाता है तो यूज द मोडालिटी. सो राइट फ्रॉम ब्लड टेस्ट, एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI स्कैन, इनफैक्ट कैंसर्स में PET CT, बायोप्सीज, हमारे पास कई सारे आर्नामेंटोरियम है, यानी कई सारे वेपन्स हैं जिसको हम यूज करके पेशेंट्स की डायग्नोसिस तक पहुंच जाते हैं. बट आई ऑलवेज टेल पीपल कि यूज इट वाइजली. यू नो, ऐसा नहीं है कि बिकॉज आप एक चीज कर सकते हो, अल्ट्रासाउंड कर सकते हो बट अल्ट्रासाउंड नहीं कराएं, सबसे बेस्ट चीज कराओ डॉक्टर साहब, PET CT कराओ. ऐसा नहीं होना चाहिए. वी शुड गो स्टेप बाय स्टेप, एंड ईच डायग्नोसिस या ईच जो हम रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन या कोई भी इन्वेस्टिगेशन यूज करते हैं उसको हमें सही ढंग से इंटरप्रेट करके आगे जाना चाहिए. जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गया है, इनका सवाल सुनते हैं. हेलो 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 हेलो. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से? मेरा नाम जहूर है. जी इस्तकबाल है आपको. डॉक्टर साहब से अर्ज ये है कि मुझे कुछ दिन पहले में मुझे वो ज़्यादा रहता है, नाड़ी में रहता है, अपर एब्डोमेन में मेरा दर्द रहता है और ज़्यादातर लूज मोशन होती रहती है. पहले वो डॉक्टर ने वो किया था डायग्नोज, उन्होंने कहा आपको मेरे वो CLD भी है और ये गॉलस्टोन भी है. तो पहले डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि हम इसको निकालेंगे, मगर तो उन्होंने कहा नहीं, ये हम नहीं निकाल सकते, देखेंगे ऐसे ही क्या करेंगे, या तो इसको ऊपर सर्जरी करके निकालना है CLD की वजह से. तो अब वो मेरी तबीयत तो ठीक है मगर ज़्यादातर ये मेरा वो ज़्यादातर वो बाहर निकला लूज मोशन रहती है, ऊपर एब्डोमेन में ज़्यादा दर्द रहता है. सबसे पूछना था कि इसकी हम क्या करूँ, वो गॉल ब्लैडर जो इसको निकालूं कि नहीं निकालूं, CLD भी है और डायबिटिक भी हो. जी डॉक्टर साहब, आप इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे? हाँ श्योर. सो देखिए, आपने 2-3 चीज़ें बताई, बट मेन सिम्टम जो आपको परेशानी है वो है लूज मोशन का. गॉल ब्लैडर की स्टोन से लूज मोशन होना, ये हमें पहले प्रूव करना पड़ेगा, और इससे हमें अगर इसी वजह से है तो हमें उसको ट्रीटमेंट करना होगा. बट बिकॉज आप ऑलरेडी CLD के पेशेंट है, आप में वहाँ पे गॉल ब्लैडर के आसपास कई सारे पोर्टोकेबल शंट्स होंगे जिसकी वजह से ऑपरेशन थोड़ा मुश्किल हो सकता है. एंड अभी आपका कोई गॉल ब्लैडर में सूजन नहीं है एंड कोई आपकी लीवर फंक्शन टेस्ट कोई अल्टर्ड नहीं है, तो मेरे ख्याल से वेट करना बेहतर रहेगा. और जो लूज मोशन के रीजंस हैं उसको एक बार टैकल करके उसको एक बार देखना होगा कि किस वजह से है. अगर हम सारे रीजंस वो रूल आउट करते हैं और आपकी लूज मोशन के लिए जो मेडिसिन देते हैं उससे भी आपको कोई बेनिफिट नहीं होता है, एंड फाइनली हम उसको एट्रीब्यूट करते हैं गॉलस्टोन्स की वजह से, तो हमें उसको निकालना पड़ सकता है. तो वी कैन टेक प्रिकॉशन, वी कैन टेक इट, बट मेरे ख्याल से आई थिंक यू विल बी मच बेनिफिटेड अगर आप उस लूज मोशन की कॉजेस पे ज़्यादा फोकस करके उसको हम ठीक कर लें. बिकॉज आपने अभी जो भी बोला डायरेक्टली मुझे इसमें कोई गॉलस्टोन्स का सिम्टम्स आया नहीं है. इंसिडेंटल फाइंडिंग होगा, अल्ट्रासाउंड करते वक्त उनको पता चल गया होगा, बट इट मे नॉट बी द कोरेबरेटिव फीचर ऑफ दिस आप जो प्रेजेंटेशन ला रहे हैं. तो मेरे ख्याल से आपकी थोड़ी और इवैल्यूएशन होनी चाहिए सर, एंड सम मेडिकेशंस टू ऐड अपॉन, एंड इफ इट दैट डजंट हेल्प देन वी कैन डिसाइड कि क्या आगे करना है.
मतलब जैसा कि अभी हम देखते हैं अक्सर लोग जो है वो ज़्यादा फास्ट फूड जंक फूड कंज्यूम करते हैं जिनकी वजह से उनका वेट जो है वो बढ़ जाता है। तो ओबेसिटी से क्या असर पड़ता है हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ पे और क्या सर्जिकल इंटरवेंशन है हमारे पास अवेलेबल उनके लिए? सो टू थिंग्स, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की जैसे जंक फूड हम बता रहे हैं, जंक फूड में देयर आर 3-4 इंग्रेडिएंट्स जो हमें सूट नहीं करता। एक तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द जंक फूड आर मेड आउट ऑफ मैदा, रिफाइंड फ्लोर, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द जंक फूड कंटेन शुगर इन अ डायरेक्ट फॉर्म, ठीक है, दैट मेक्स इट मोर पैलेटेबल एंड दैट मेक्स इट मोर क्रेविंग। तो इसी वजह से ये, एंड देन थर्ड इज इन जंक फूड में मोस्ट ऑफ द टाइम आर्टिफिशियल फ्लेवर्स रहता है। सो दीज आर ऑल द इंग्रेडिएंट्स दैट आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो व्हेन यू कॉल जंक, बेसिकली जंक दो रीजन की वजह से, एक आप उसको ज्यादा खाते हो, दूसरा इसमें एम्प्टी कैलोरीज यानी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, सो इट इज नॉट आइडियली गुड फॉर यू। सो ये जो है इट इज बेसिकली डाइटरी हैबिट। सो आपको डाइटरी हैबिट चेंज करना होगा, बिहेवियरल थेरेपी चेंज करना होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अनलेस इट लीड्स टू अ स्टेज ऑफ ओबेसिटी यानी जो मोटापा, ये सारा मॉर्बिड ओबेसिटी, देयर इज नो रोल ऑफ डायरेक्ट सर्जरी। तो इसमें एक मैं एक्चुअली एक कहानी बताना चाहूँगा जो हमें भी पढ़ाया जाता है। तो स्पेन में एक युवराज था, युवराज यानी प्रिंस, जो नेक्स्ट किंग बनने वाला था। तो उनका एक ट्रेडिशन होता है वहाँ पे, जो भी किंग बनना होता है तो वो द प्रिंस विल कम राइडिंग ऑन अ हॉर्स, यानी वो हॉर्स के ऊपर राइड करके आएगा तभी वो किंग बनेगा। और हमारा जो प्रिंस था वही जंक ईटिंग करके सारा कुछ इधर उधर का खाना खा के वो इतनी हैवी हो गया था, वो अपनी बेड से उठ नहीं पा रहा था और उसको घोड़े पे तो दूर चलना भी उसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो इट वाज देयर कि वो कहीं से राजा नहीं बन सकता था। तो हिज फादर वाज वरीड कि व्हाट विल हैपन टू माय एम्पायर, मेरी किंगडम का क्या होगा। तो उसने उस टाइम पे देयर वर ग्रीक डॉक्टर्स वेयर दे वर क्वाइट एडवांस्ड इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसने उस ग्रीक डॉक्टर के पास उसको भेज दिया था कि आप इसका कुछ करो। सो अबाउट ए ईयर लेटर द सेम गाय, द सन, द प्रिंस comes riding in a horse having lost his weight. So what उस ग्रीक डॉक्टर ने किया क्या था, उस ग्रीक डॉक्टर ने एक ही चीज किया था, उसका मुंह पूरा सील दिया था और मुंह पे एक स्ट्रॉ जितना जा सकता है उतना ओपनिंग छोड़ दिया था। तो ही कुड जस्ट हैव लिक्विड डाइट एंड उसकी बदौलत ही लॉस्ट वेट। सो बेसिकली मेरा ये कहना है कि जो आपकी जंक फूड ईटिंग हैबिट्स है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर माइंड सेटअप एंड योर बिहेवियर, एंड सर्जरी कम्स वेरी लेट। जी, तो सब अगर हम बात करेंगे बैरियाट्रिक सर्जरी जो होती है, क्या होती है सर्जरी और क्या इफेक्टिवनेस होता है इसका? सो बैरियाट्रिक सर्जरी जब बोलते हैं, इट्स अ ग्रुप ऑफ सर्जरीज, कई सारे सर्जरीज इसमें लिंक्ड हैं। बेसिकली ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यानी जीआई सर्जरी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टमक और इंटेस्टाइन को लेके थोड़ा ऑल्ट्रेशन कर देते हैं। जैसे आपने ज्यादा खाया, ठीक है, और आपकी बॉडी में जो आपने खाया वो जाके फैट डिपॉजिट होता है और इसको हम ओबेसिटी यानी मोटापा बोल देते हैं। वैसे ही अगर एक सिस्टम ऐसा रहे जिसमें आप खाओगे कम और जो बॉडी की रिक्वायरमेंट हो वो आपकी जो फैट स्टोर इन द बॉडी है वहां से निकल के आए, ठीक है, और यूटिलाइज हो जाए आपकी एनर्जी सोर्स के लिए, तो दैट विल बी क्वाइट इफेक्टिव। तो ये बैरियाट्रिक सर्जरी यही काम करता है। तो इसमें कई सारे स्लीव्स हैं, बाईपासेस हैं, ये सारे काम ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं, इससे बेनिफिट नॉट ओनली वेट लॉस, वेट गेन के साथ जो जो आपको कोमॉर्बिडिटीज यानी जो जो बीमारियां आती हैं जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड की इश्यूज, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये सब में आपको बेनिफिट मिल जाता है इन अ क्वाइट हाई परसेंटेज। तो सच एन एक्सटेंट की लोगों को इसकी ट्रीटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल जी। मतलब अगर हम बात करेंगे कुछ कॉमन जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज है, जैसे एसिड रिफ्लक्स है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, तो क्या कुछ डाइटरी चेंजेस जो है वो इनके सिम्टम्स को एलिवेट कर सकते हैं? 100%। सो डाइटरी चेंजेस सिम्टम्स को रिलीव कर सकता है, एलिवेट तो कोई करना नहीं चाहेगा। सो इन द सेंस की जैसे हमने वो बैलेंस डाइट मील पोर्शन बोला, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी बैलेंस मील में क्या क्या खा सकते हो, राइट फ्रॉम लेकिंग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से लेके आपकी वेजिटेबल से लेके, यू कीप एवरीथिंग इन सच ए वे दैट यू कैन गो अबाउट इट। वो एक चीज, एक्सरसाइज दैट हेल्प्स, अवॉइडेंस ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग, एरेटेड ड्रिंक्स, ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ एनी जंक फूड, अवॉइडेंस ऑफ टू मच स्पाइसी फूड, अवॉइडेंस ऑफ टू मच मीट बेस्ड फूड। तो ये सब अगर आप अवॉइड करें तो
आपकी जो नॉर्मल जो इस सिस्टम है, इसमें से जो गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का प्रॉब्लम है, इन सब में आपको बेनिफिट हो जाएगा। दैट इज फॉर श्योर। जी तो सब जैसे कि आपने पहली बात की थी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैंसर की, तो फूड और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैंसर का क्या कनेक्शन है? सो इनवेरिएबली देयर आर सम फूड विच आर कार्सिनोजेंस। जैसे मैंने कहा आर्टिफिशियल फ्लेवर्स करने के लिए जो कलर्स यूज करते हैं, दैट कैन कॉज कैंसर्स। देन जो स्मोक्ड फूड होते हैं, क्वाइट कॉमन इन जापानीज, वो ये जो तंदूरी जो स्मोक फूड खाते हैं वो क्वाइट जांच करते हैं, उनमें स्टमक कैंसर्स के होने के चांसेस ज़्यादा है। जो रेड मीट ज़्यादा खाते हैं उसमें भी इश्यूज हैं, उसमें भी प्रॉब्लम है कैंसर्स होने का। सो यू नो इनवेरिएबली यू हैव टू इंश्योर कि, और जो स्टील फूड खाते हैं, इनफैक्ट आजकल जो प्लास्टिक्स में जो फूड रखते हैं उसको भी जो खाने हैं उसमें भी इनडायरेक्ट एविडेंस आया है कि दैट कैन ऑल्सो लीड टू कैंसर। जी डॉक्टर साहब, और भी कुछ डिस्कस करना था आपके साथ लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ लाने के लिए, हमें और हमारे नाज़रीन को इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमें यहाँ बुलाया और हमसे इंटरेक्ट किया। मैं सबको, कश्मीरी लोगों को और सारे जो लोगों को बोलो ईद मुबारक बोलना चाहूँगा, एडवांस ग्रीटिंग्स एंड विशिंग यू अ वेरी हेल्दी लाइफ एंड अ प्रॉस्परस लाइफ अहेड। थैंक यू सो मच। नाजरीन तुहद सठा सठा शुक्रिया वुनिक ताम सोन प्रोग्राम वुचन बापत तो प्रोग्रामस में शिरकत करने बापत। इंशाल्लाह आम सपद तोह सत बे मुलाकात अकिस नईस मेहमान सत अकिस नईस मौजूअस सत। तोताम थयो पन्ने सेहतुक ख्याल। तुय तेस खुदायस हवाल।